एक बार पूरा जो है पेपर ढंग से डिस्कस कर लीजिए, ठीक। और आप जो है चेक कर लीजिए कहाँ क्वेश्चन पढ़ने में, करने में, ठीक है ना। और ऐसे ही पूरा टेस्ट पेपर आप दीजिए, धीरे धीरे नंबर बढ़ेंगे। और इन्हीं को अपना पूरा पेपर को पूरा रेफरेंस मान के टेस्ट पेपर जैसे आप एग्ज़ाम में दोगे वैसे ही वही फीलिंग, ठीक है ना। और क्वेश्चन पेपर जब पाया करो तो एक बार घर में जाके उसको फिर लगाया करो। आंसर आपको दे दिए जाते हैं टाइमली, तो एक बार क्वेश्चन पेपर फिर से घर में लगाइए और पूरा हल करिए, ठीक। और एक फ़ाइल बना लीजिए, उसमें ये पेपर लगाते जाइए और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक, उनको रेड कलर से आप टिक कर दीजिए। तो 10-15 दिन बाद फिर रिवीजन करिए। ये सब तरीके हैं इम्प्रूवमेंट के, ठीक है ना। और रेगुलर रहिए। एको दिन बीच में छूटेगा, 2 दिन भी छूट गया तो बाद में ये कहोगे सर हमको समझा नहीं पा रहे हैं। सर क्या देवता भी समझा नहीं पाएंगे। अब जैसे ऑप्टिकल अगर बीच में छूटा एको टर्न, अब इसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हम शुरू करेंगे, तो वैसे वीडियो का एक सहारा रहेगा कि दोबारा, एक फ़ायदा ये भी है कि दोबारा जैसे ना समझ में आया तो वीडियो में आप चले जाइए, ठीक है ना। मतलब अपने को पढ़ाई में ही पूरा 100% झोंक दीजिए। तो ये एक फ़ायदा और रहेगा कि आपके पास वीडियोज़ हैं, उनको देखो। तो 2-3 बार नोट्स, क्लास नोट्स पढ़ो, वीडियो में देख लो। ऐसे धीरे धीरे चीज़ें जो है बनती जाएंगी, तब आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल कनेक्टेड है। अब ये जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल पढ़ाएंगे ना, ये हर चैप्टर में आएगा। जहाँ ऑर्गेनिक रिएक्शन करोगे तो जैसे ऑक्जाइम का एक क्वेश्चन हमने दिया था, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो ज़्यादातर बच्चों ने आंसर सही दिया लेकिन केवल स्ट्रक्चर दिया, ज्योमेट्रिकल काउंट ही नहीं किए, है ना। ऐसे ऑप्टिकल भी आ जाएंगे। तो एग्ज़ाम में हर साल लगभग इस तरह का सवाल पूछा जाता है। तो वो आपको अलर्ट रहना है कि आपने प्रोडक्ट बनाया, कहीं स्टीरियो आइसोमर तो नहीं बन रहे हैं, तो डबल बॉन्ड और कायरल सेंटर आगे बताएंगे, वो देखोगे आप। नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो उसके आइसोमर भी काउंट होंगे, समझे। तो ये सब जो है जब आप पूरा समझ जाओगे ऑप्टिकल आइसोमर ढंग से, ज्योमेट्रिकल ढंग से, फिर नंबर ऑफ़ आइसोमर का फार्मूला लास्ट में एक लेक्चर में डिस्कस कराएंगे। तो जितने सवाल होंगे, आरएस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाएंगे, उसमें प्रियॉरिटी रूल्स की हेल्प लगेगी। तो प्रियॉरिटी रूल्स हम आपको पढ़ा चुके हैं, उनको पढ़ लो, ठीक है ना। प्रियॉरिटी रूल्स पढ़ाया ना, 4 रूल, तो उन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी फिर अभी एक बार। एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, तो लगा लो। अगर किसी कोई दिक्कत है तो क्लास में पूछ लो कि सर ये क्वेश्चन है, इसमें हम प्रियॉरिटी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। इस हफ्ते मोस्ट प्रोबेबली आपको एक वर्किंग शीट मिल जाएगी, लेकिन उसमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल के ही सवाल ज़्यादा होंगे। 2-4 IUPAC के, 2-4 स्ट्रक्चरल आइसोमर के, 2-4-5 DBE के भी सवाल। देखिए एक बच्चों ने काफ़ी स्कोर किया है तुम्हारे बैच में, तो DBE से आइसोमर निकालना कितना ईजी हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 51। अब इस तरह के नंबर ऑफ आइसोमर निकालने का एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है। तो जैसे दिया गया है, कितने आइसोमर होंगे C7H9N में, ठीक। तो आपको बता दें, अब नाइट्रोजन है तो अमीन में दिमाग वैसे चला जाएगा।
ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। तो आप सबसे पहले इस तरह का कोई भी कंपोजिट फार्मूले में आइसोमर्स पूछा जाए, पहले डीबी निकालिए। ठीक, डीबी सब लोग निकाल लोगे? बताइए, डीबी सब लोग निकाल लोगे? तो फार्मूला याद कर लीजिए बच्चों। कार्बन की संख्या में एक जुड़ता है, माइनस हाइड्रोजन की जितनी संख्या है उसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा और नाइट्रोजन घटेगा। हाइड्रोजन है नहीं, छोड़ दीजिए, नाइट्रोजन है बाई 2। ठीक, तुम लोगों ने टेस्ट दिया होगा तो निकाला होगा, कितना आया बताइए? 4 अगर है और कार्बन की संख्या 6 या 6 से ज़्यादा है तो बेंजीन रिंग बनाओगे, नहीं बनाओगे बेंजीन रिंग? आपको बेंजीन बनाना है तो पूरा ड्रा कर लीजिए। ठीक, और देखिए, एक नाइट्रोजन है, बेंजीन तो बनाना है। जब आप बेंजीन बना दोगे, कार्बन 7 है, 6 तो आपने बना लिया है। देखिए डीबी का फ़ायदा, 6 तो आपने बना लिया है, अब एक कार्बन और एक नाइट्रोजन बच रहा है। ठीक, तो अगर नाइट्रोजन डायरेक्ट लगा देते हो तो कार्बन दूसरी जगह ले जाओगे। जब कार्बन दूसरी जगह ले जाओगे तो इसको, हाँ ध्यान दीजिए, कॉमन नेम भी बता दें, इसको टॉलुइडीन कहते हैं। जब मिथाइल और NH2 आगे बेसिसिटी और अमीन के रिएक्शन में काफ़ी आर्थोटॉलुइडीन, मेटाटॉलुइडीन, पैराटॉलुइडीन, टॉलुइडीन लिखा होता है, आर्थो मेटा पैरा। बच्चों बताओ ये आपस में कैसे आइसोमर होते हैं? आर्थो मेटा पैरा आपस में पोजिशनल आइसोमर। याद करिए, अरे नीट में तुमको कुछ लिखने नहीं पड़ेगा। ठीक, नीट में लिखना नहीं पड़ेगा, ये सब तुमको याद हो जाएंगे डायरेक्ट। ये हो गए भाई आर्थो मेटा पैरा। उसके बाद बच्चों फिर हमने टेस्ट वोस्ट बताए, खैर यहाँ पूछा नहीं गया। एनिलीन कहलाते हैं, प्राइमरी एनिलीन। कार्बिल अमीन टेस्ट देंगे, डाइजोटाइजेशन सेल को, इसमें डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक, खैर आगे अमीन में आएगा ही। अब क्या करो कि दोनों कार्बन और अमीन को एक साथ रख दो। ठीक, ये चारों प्राइमरी अमीन हैं। अब आप सेकेंडरी टर्सरी का भी ऑप्शन बनाओगे दिमाग में तो बेटा सेकेंडरी तो बन जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी के दो तरफ। लेकिन क्या इसमें टर्सरी बन पाएगा? 3 R तो हैं ही नहीं टर्सरी अमीन में बच्चों, 3 R लगते हैं। तो क्या 3 ग्रुप एल्काइल या एराइल हैं यहाँ? नहीं, तो टर्सरी अमीन बनेगा नहीं। तो कुल कितने आइसोमर बने? 5। कितने लोगों ने सही किया था? बाकी पीछे नहीं कर पाए इसको। तो अब इसको करिए, ठीक है ना? C7H9N याद कर लीजिए, कई बार पूछा गया है तुम्हारे यहाँ, समझे? C7H9N कई बार पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो बेटा। हाँ, पद फार्मूला पढ़ दो। C4H6 और सुनिए, पहले डीबी निकालो तुम लोग, एक बार लगाओ, हमारे सामने लगा लो। बच्चों डीबी कितना आएगा? 2 आएगा। कार्बन हाइड्रोजन में DB2 हमने आपको 4 पॉसिबिलिटी बताई। एल्काइन, बोलिए बोलिए बोलिए, आप लोग बोलो। डाइईन, एक रिंग और एक पाई बॉन्ड, या दोनों रिंग। ठीक, आप क्वेश्चन पढ़िए। तुमसे कहा गया एसाइक्लिक, ठीक है ना? एक पूरे रजिस्टर में हल करो बेटा इसको।
रजिस्टर जो आप लिखते हो ना उसी में लिख दो टेस्ट नंबर 2, 3 जो भी है, ठीक। केमिस्ट्री कॉपी जो लिखते हो उसी में लिख लो, टेस्ट नंबर डाल दीजिए बस। अब आप बताओ, आपसे तो ए साइक्लिक पूछा गया, जिसमें साइक्लिक ना हो, जिसमें रिंग ना हो, केवल ओपन चेन हो, तो ये 2 बनाने नहीं तुमको। अब तुम्हारे सामने कितनी पॉसिबिलिटी बची? 2। और जिन लोगों ने बच्चा ये क्वेश्चन ना किया हो बना लीजिए अभी। 4 कार्बन है और DB2 है, तो या तो एल्काइन या डाइन, ठीक। ए साइक्लिक, साइक्लिक पूछा जाता तो इसमें आ जाते। अगर यही क्वेश्चन साइक्लिक होता तो ये 2 पॉसिबिलिटी में आते। अब तुमसे कहा गया ए साइक्लिक, तो तुमको 2 में रहना है। तुमको सारे एल्काइन बनाने हैं, सारे डाइइन बनाने हैं, ठीक। अब 4 कार्बन का बच्चों एल्काइन, पहले 4 कार्बन लिखा करो, ठीक। बताओ ट्रिपल बॉन्ड कहाँ कहाँ रख सकते हो, बताओ बच्चा। या तो 1 पे या अब 3 पे कहाँ होगा? हर्षवर्धन, तुम तो हमारा जोश बढ़ा दिए हो। अब 3 पे तो 1 हो जाएगा ना, वही फिर आ जाएगा। ये सब देखना, नहीं तो 8 लिखाओगे फिर तो एल्काइन का काम ख़त्म हो गया। अच्छा एक बार, क्या चेन आइसोमर में कार्बन ब्रांचिंग में ला पाओगे? इसमें तो नहीं ला पाओगे, क्योंकि जैसे ही ब्रांचिंग लाओगे कहाँ लगाओगे? अरे भाई टर्मिनल पे लगा नहीं सकते हो। लेकिन ये सब दिमाग में जो जो चीज़ें उठें, जो लहरें उठें, उनको पहले शांत करो। तो जैसे हमको लहर उठी कि नहीं हम ब्रांचिंग में ले जाएं, तो यहाँ लगा नहीं सकते हो, यहाँ बनेगा नहीं, कार्बन की वैलेंसी 4 होती, क्या लगा पाओगे? तो ब्रांचिंग इसमें होनी नहीं, तो 2 ही बने। अब आओ डाइइन में। डाइइन का मतलब 2 डबल बॉन्ड, पहले 4 कार्बन लिख दो। अब 2 डबल बॉन्ड लगातार लगा दो, या जो है 2 डबल बॉन्ड 1,3 लगा दो, ठीक। इसमें भी ब्रांचिंग नहीं कर पाओगे। हो गया? कितना आंसर आएगा? कितने लोगों ने सही किया? हाँ ठीक, बहुत कम संख्या है, लेकिन चलिए बाकी लोगों को समझ में आ गया। जिन्होंने हाँ ज़्यादा बना दिए थे आत्मिक। कभी कभी आत्मा से नहीं, दिमाग से खेलना है। C5H10, how many different alkene exist for C5H10 which are structural? खाली स्ट्रक्चर के बारे में। अच्छा बताओ C5, अब तुम लोग लगाओ ज़रा जिन लोगों, तो बताइए DB कितना आएगा? 1 आएगा या 2 आएगा? तो 1, हाँ। हाइड्रोकार्बन बच्चों, हाइड्रोकार्बन DB1, क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी? या तो एक डबल बॉन्ड लगाओ तो एल्कीन बनेगा, या एक रिंग तो खाली साइक्लोएल्केन। अब तुमसे साइक्लोएल्केन पूछा नहीं गया, तुमसे तो एल्कीन ही पूछा गया है, ठीक। साइक्लोएल्केन पूछा नहीं गया, केवल एल्कीन। तो एल्कीन में अब इधर बनाना नहीं है, केवल एल्कीन बनाना है। कितने कार्बन है इसमें? 5। तो ये दोनों आपस में Fi फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर में हमको साइक्लोएल्केन नहीं बनाना, केवल एल्कीन बनाना है। फंक्शनल आइसोमर का काम ख़त्म हो गया, तो फिर Pi पोजीशन आइसोमर। 5 कार्बन है भाई, डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ कहाँ हो सकती है डिफरेंट? बोलिए बच्चों, या तो 1 पे लगाओ या 2 पे लगाओ। में क्या 3 पॉसिबल है? 3 ना बना देना, नहीं ज़्यादा बनेंगे, ठीक। अब हो गया Pi। अब चेन Ci
या मेटा, डबल बॉन्ड में मेटा आइसोमेरिज्म होती नहीं है। अब बेटा इसमें 4 कार्बन कर दो, डबल बॉन्ड 1 पे रखो, कार्बन 4 कर दिया, 5वां कार्बन यहाँ ब्रांच कर सकते हो, तो यहाँ पे ब्रांच कर दिया मान लिया, फिर यहाँ कर दो, ठीक। अब इसमें ब्रांचिंग कर दो, तो यहाँ रख नहीं सकते हो, या तो यहाँ रखो या यहाँ, एक ही बात है, ठीक। और बच्चों ध्यान दीजिए, एक और क्वेश्चन इसमें, अगर आपसे स्ट्रक्चरल नहीं आइसोमर पूछा जाता, तुमको ज्योमेट्रिकल पढ़ा चुके हैं, इसमें 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, तब बेटा आंसर 6 आता। अभी कितना है 5, ठीक। लेकिन ये तुम्हारे यहाँ जीआई पूछा गया था, इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमेरिज्म टोटल एल्कीन्स आर पॉसिबल, तब आंसर 6 होता है। आप नोट करके एक लाइन लिख लेना नीचे कि इंक्लूडिंग जीआई टोटल आइसोमर 6, ठीक है ना, बट एक्सक्लूडिंग जीआई डिफरेंट स्ट्रक्चर 5, ठीक। डिफरेंट स्ट्रक्चर 5 बनाया है, नहीं बनाया है? कब बनाओगे? बनाओ, तुरंत बनाओ तुरंत। क्वेश्चन नंबर लिखो, और ये कॉपी अभी हम तुम्हारी चेक करेंगे, इसका जेरॉक्स करके बाहर चिपकाना है। हाँ लिखो जल्दी से, साफ साफ लिखना, क्योंकि अभी बाहर सलूशन चिपकाएंगे। पूरा लिख तो लो, जब तुमको सलूशन का चांस। देखिए यहाँ कोई काम, कम से कम हम तो कोई काम फर्जी नहीं करेंगे। टेस्ट दिया है, डिस्कस करेंगे, उसके बाद भी डिस्कशन कर सकते हो। सलूशन पूरा, कितने सवाल सही किए हो? 32, 42। अब अगले टेस्ट पेपर में सही कर। हाँ, तुम अपनी एनर्जी को इसी में लगाओ, तुम्हारी एनर्जी दरअसल डाइवर्ट हो रही है। काफ़ी हमने जो है कंसंट्रेट किया है, लेकिन अभी हम फुल ही नहीं कर पाए, तो हम उसको कर ले जाएंगे। पटेल तुमने कितने सही किए हैं? 40। देखो 40 किया है पटेल ने, ठीक। और मेंटल लेवल में कोई फ़र्क नहीं, केवल हाँ डाइवर्जन का फ़र्क है, बस उसी से तुम्हारे 4-5 कम हुए। हेल्दी कंपटीशन भी रहे, अच्छा क्लास का माहौल जब बदल जाएगा तो इसमें बहुत सिलेक्शन होंगे। हमारे लिए जितना रिक्वायरमेंट है पटेल, उतना काफ़ी है एक ही बार के लिए, ठीक है ना। हमारे बच्चे दोबारा तैयारी नहीं करते हैं, एक ही बार में निकल जाते हैं। अब आप समझ लीजिए, इससे आसानी सवाल आने हैं, तो खाली तुम्हारी तैयारी रहे। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। फिर नोट कर लिया बच्चा? नोट कर लिया? नहीं, पटेल वाली कॉपी से नोट करो, लेकिन नोट करो जल्दी से। इनका पटेल नोट कराओ जल्दी से। 5 नोट कर लिया? आंसर लिख दो 5 एल्कीन। एक्चुअली 54 क्वेश्चन, 53 हो गया, 54 बताना है। 54 हमने C4H8 पूछा था, लेकिन अब वो C4H6 हो गया, तो भाई अब हम तो C4H6 के अकॉर्डिंग फिर आंसर बदल जाएगा। पूछा गया इनमें से कौन नहीं है, नॉट लड़के पढ़ते नहीं, कैन नॉट है पूछा है। तो बेटा इसका पहले DBE निकालो, DBE निकालो पहले। DBE कितना आएगा? और बच्चों मैंने 2 ऑक्सीजन पढ़ाते समय हमने लिखवाया था कि कार्बन, हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। देखो बच्चा, इधर पन्ने न पलटो, तुम इधर देखो पहले। कार्बन, हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। अगर DB2 है तो भाई देखिए 2 ऑक्सीजन है, तो एक तो पहला हमारा दिमाग जाता है एसिड पे। 1 मिनट, फंक्शनल ग्रुप पे पहले हम दिमाग दौड़ा दें, तो DB1 है। यहाँ ईस्टर में भी DB1 होता है, तो यहाँ DB2 है,
तो फिर अगला डीबी या तो यहाँ रिंग लाओ, ठीक, या भाई आप डबल बॉन्ड में जाओ। तो इसके आइसोमर वही बात यहाँ पे भी, ठीक, या रिंग डबल बॉन्ड में जाओ, ठीक। तो Db2 होने पर साइक्लिक एसिड, साइक्लिक ईस्टर, ठीक, या बच्चों दोनों ऑक्सीजन हम अलग लगा दें तो डाई एल्डिहाइड, ये भी तो हो सकता है। देखो Db कितना है डाई एल्डिहाइड में, और ऑक्सीजन कितनी है यहाँ, 2। तो कहने का मतलब इनमें जो पॉसिबिलिटी है, अब तुमको तो 4 ही अल्टरनेटिव देखना, दर्जन भर तो देखने, तो उन सबको चेक कर लें हम। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। पहले हम 4 अल्टरनेटिव में जाएं भाई, इनके अलावा कुछ है तो हम Db से चेक करेंगे। तो केवल कार्बोक्सिलिक एसिड तो सही नहीं होगा, ठीक। तो कैन नॉट पूछा है तो कार्बोक्सिलिक, केवल कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है तो कैन नॉट है, ठीक। लेकिन अब इसमें ईस्टर, अब चूँकि क्वेश्चन ओरिजिनल कुछ और था तो ईस्टर भी गलत होगा, साइक्लिक ईस्टर सही होगा, क्योंकि Db2 है मेरे बच्चों, समझे। इसलिए इसमें 2 ऑप्शन सही हैं, पहला दूसरा। तीसरा डाई एल्डिहाइड, डाई एल्डिहाइड तो हो सकता है। चौथा साइक्लिक एसिड हो सकता है, ठीक। ये है, तो पहला दूसरा, ठीक, क्योंकि Db2 है। 2 है तो केवल कार्बोक्सिलिक एसिड और केवल ईस्टर नहीं हो सकता, ठीक। अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड या अनसैचुरेटेड ईस्टर, साइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड या साइक्लिक ईस्टर, समझे। Db2 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 आंसर मिला लेना, क्योंकि जो आंसर अभी फाइनल हो जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग चेक होगा। Which of the following compounds are structural isomer of C5H10O? C5H10O Db कितना आएगा, 1 आएगा ना। अगर एक ऑक्सीजन में Db1, अभी तो हमने लिखा था पॉसिबिलिटी, एल्डिहाइड और कीटोन, अनसैचुरेटेड एल्कोहल और अनसैचुरेटेड ईथर, साइक्लिक, जो लोग नहीं पढ़े लिख डालें फटाफट। एक ऑक्सीजन के साथ Db1 है तो एल्डिहाइड और कीटोन, और अनसैचुरेटेड एल्कोहल और ईथर, साइक्लिक एल्कोहल और साइक्लिक ईथर। 6 पॉसिबिलिटी। हमने तो C3H6O का फार्मूला दिया था, बनवाया था तुम लोगों से, है ना। अब इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 पहले स्ट्रक्चर, 2 मिथाइल ब्यूटेनल, पहले हम इसको बना दें। रफ जो स्पेस दिया जाता है उसमें फटाफट Db1 निकाल के और इनके स्ट्रक्चर बना दो। प्रोपाइल एथनोएट, बेटा O8 ईस्टर को कहा जाता है, प्रोपाइल एथनोएट। तीसरा क्या है, पेंटेनल, पेंटेनल अल्डिहाइड। बच्चों बताओ यहाँ कितने कार्बन है मेरे बच्चों। भाई आइसोमर पूछा गया, पहले कार्बन गिना जाता है। 5 Db1 इसमें है या नहीं, ये होगा। इसमें बताओ कार्बन कितने, लेकिन ऑक्सीजन कितनी, तो ये नहीं होगा, ठीक। ऐसा नहीं तो झोंक दिए होंगे। इसमें कार्बन कितने, 5 Db, ये होगा। अब देख लीजिए भाई कौन सा ऑप्शन आएगा। अच्छा हाँ, सेकंड दिया गया है। कितने लोगों ने किया था, तुम लोग नहीं, तुम नहीं कर पाई थी बेटा ये। अरे इसको करना चाहिए था, तुमने किया था इसको पीछे।
टेस्ट नहीं दिया था? नहीं, पहले तो टेस्ट देने के लिए, ठीक, टेस्ट देने सबसे बड़ी बात। कितने लोगों ने टेस्ट नहीं दिया था? हाथ उठाइए। टेस्ट दो बेटा, टेस्ट दो। टेस्ट पहले प्रोफेसर तुमने भी टेस्ट नहीं दिया, तुम्हारे लिए तो पेपर बनाया था हमने। ये पेपर प्रोफेसरों के लिए ही तो बनवाया था हमने। अब कोई बात नहीं, तुमने टेस्ट पेपर पूरा दे दिया था? नहीं दे पाओ तो यहाँ से पेपर ले जाओ, घर में बैठ के दो, और नहीं तो हमको एड्रेस बताओ, हम सबके घर पे पहुँचा दिया करें, लेकिन टेस्ट पेपर ज़रूर दीजिए बेटा। हम इसमें सारे क्वेश्चन, आप यकीन नहीं करोगे, हमने हाथ से लिखे हैं, हाथ से लिखे हैं हमने। ये जो एक आध गलतियाँ हो जाती वो हाथ से, ऑर्गेनिक बेटा टाइप करना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो हमने हाथ से पूरे पेपर खुद बनाए हैं। सुनील तुम्हारे कितने सही हो रहे हैं? देखिए 41 सुनील के, और 40 से ज़्यादा किसके किसके सही? 41 सही करना ही पड़ेगा तुम्हें। एग्ज़ाम तक आते आते 40, 42, एटलीस्ट 38। जो एग्ज़ाम का अब सिनारियो चल रहा है सिलेक्शन का, केमिस्ट्री में बेटा 38 से नीचे नहीं आना है, समझे? तब एक आध क्वेश्चन फिजिक्स, भाई देखो फिजिक्स कठिन है ही है, और तुम लोगों के लिए और कठिन है, और कठिन तो होता ही भाई, फिजिक्स सब्जेक्ट ही है भाई, सब्जेक्ट जैसा है वैसे तो रहेगा। तो जिससे मैनेज कर सको फिजिक्स में, जो थोड़ी बहुत कमी या गलती हो गई तो वो मैनेजेबल हो, तो वो मैनेज केमिस्ट्री बायो से ही हो पाएगा, और सबसे ज़्यादा बायो से होगा, फिर केमिस्ट्री से। इसलिए टारगेट दिमाग में बना के जाओ, और टेस्ट पेपर खूब पढ़ो, समझे? अभी देखो एक क्लासरूम टेस्ट दिलवा देंगे हम, एक खाली केमिस्ट्री का टेस्ट इस हफ्ते या अगले हफ्ते के पहले ही हो जाएगा। हाँ, आइसोमेरिज्म तक अगर आप टिकल 2-3 दिन में पढ़ा ले गए तो वो भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि अब रूटीन टेस्ट तो 15 दिन 20 दिन बाद 15 दिन बाद होगा, तो उसके पहले हम एक टेस्ट क्लास में करा देंगे। थोड़ी स्पीड बढ़ाओ भाई डिस्कशन की। 56 एल्डिहाइड प्लस कीटोन, देखिए इसको काफ़ी लोगों ने गलत किया है। C5H10O, ठीक। DB1 बच्चों 6 पॉसिबिलिटी, एल्डिहाइड और कीटोन, और अब देखिए अब याद हो जाना चाहिए, इतनी बार हम खुद ही बोल चुके हैं। अनसैचुरेटेड एल्कोहल और ईथर, साइक्लिक एल्कोहल और ईथर, लेकिन हमने कहा कि एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक। अच्छा, जिन लोगों ने ना किया हो तो बनाओ ज़रा। मेरे बच्चों पहले C5H10O के एल्डिहाइड बनाओ। तो एल्डिहाइड तो टर्मिनल होता है, पाँच हो गए। अच्छा, एल्डिहाइड तो टर्मिनल होना है, तो अब चेन आइसोमर पोजीशन तो इसमें होगी नहीं, ये तो 1 पे ही रहेगा ना। तो 4 कार्बन को चेन में लगाओ, तो जैसे ये 4 कार्बन है तो अब 3 कर दीजिए, और चौथा कार्बन कहाँ लगा सकते हो? यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो, एक बार यहाँ लगा दें, एक बार यहाँ लगा दो, ठीक। अब बताओ, अब इस कार्बन को भी यहाँ कर सकते हो भाई, नॉर्मल और आइसो दोनों लिख सकते हो ना, 3 कार्बन। इसको बेटा कॉमन नेम में पियोलाइल एल्डिहाइड कहते हैं, इसको पियोलाइल बोला जाता है, PIVOV, ठीक, A पियोलाइल, ठीक, एल्डिहाइड। चलिए ऑर्गेनिक में आएगा कहीं ना कहीं। अब एल्डिहाइड का काम पूरा हो गया, तो एल्डिहाइड का काम पूरा हो गया। अब कीटोन, बच्चों कीटोन तो बीच में होता है, कीटोन में मेटामेरिज्म होती है। तो आप बताइए, अब एक कार्बन तो ये हो गया, बचे 4 कार्बन, तो 2 इधर कर दो। अब इधर 1 करो, इधर 3 करो,
मेरे बच्चों 3 कार्बन, अब देखिए यहाँ गलती हुई है। 3 कार्बन लिखने के 2 तरीके होते हैं, नॉर्मल और आइसो। याद रखो, तो ये तुमको हिंट मिलेगी। आइसो कितने लोगों ने नहीं लिखा था? हाथ उठाइए। हाँ, तो ये याद रखो। अब देखो ये नियो और ये आइसो, ठीक। हाँ, तो ये ध्यान रखना है भाई। बना लीजिए। बनाए थे, कम बनाया था, यही कम किया होगा, या तो ये कम होगा। वो आइसो भूल जाते हैं बच्चे। जहाँ 3 कार्बन नॉर्मल होगा वहाँ आइसो भी होगा, संजना आइसो भी होगा। आइसो बनाया था, अब ये बनना चाहिए। प्रबल बनाया था ये, क्या बनाओगे फिर तुम बताओ? है? जब इतने आसान स्ट्रक्चर को नहीं बनाए हो तो कौन से सवाल लगाओगे? हैं? तुमसे सवाल पूछे जाएं कि भाई सब लोग 3-3 सवाल बताइए, टेस्ट में रख दें, तो आंसर मैच कर रहा है इसमें? अब वैसे तो ये इतना टाइम थोड़ा लगेगा, ये तो समझाने में तुमको बता रहे हैं कि भाई भूलो ना। क्वेश्चन नंबर, और जानबूझ के पेपर में शुरुआत में काउंट करने, आगे आसान सवाल हैं, ये जानबूझ के हमने रखे थे। हमने कि पहले जो है थोड़े उलझाऊ सवाल पहले रख दें, ठीक। हाँ, कि पहले गुस्सा आ जाओ, तुम एकदम से गुस्सा भर जाए। क्वेश्चन नंबर 58, 7 तो हो गया ना? नहीं, 6 हुआ। अच्छा, C4H10O। अरे भाई ये बहुत आसान सवाल, ये तो भाई रट्टू क्वेश्चन है। कितने बनेंगे? 4 अल्कोहल 3 ईथर। ये कितने लोगों ने किया था? हाँ, ठीक। और सुमित ये नहीं कर पाए? अरे अब ये क्यों गलत होगा? तो गलत फिर कौन से होंगे? जब ये गलत हुआ तो जो गलत होने चाहिए वो तो कोई थे ही नहीं इसमें। अब याद कर लो, ठीक। अब यही टेस्ट का फ़ायदा है कि दोबारा C4H10O जिनसे गलत भी हुआ मान लिया तो अब दोबारा नहीं गलत होगा। तो टेस्ट का बेटा यही फ़ायदा होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर बनाना है या बना लोगे? है ना। 58 सही किए हो तो फिर दुखी क्यों हो? तो जिंदाबाद, उसमें क्या दिक्कत। अब तो ओरल सवाल है। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इज ए फंक्शनल आइसोमर ऑफ, ये तो भाई ओरल है, ईस्टर। द नंबर ऑफ प्राइमरी अमीन ऑफ फार्मूला। अब देखो C4H11N है, DB 0 है, केवल तुमको प्राइमरी अमीन बनाने हैं। सब तो टोटल वैसे 8 होते हैं, इसमें भी याद कर लो। 4 प्राइमरी अमीन, 3 सेकेंडरी अमीन, 1 टर्सरी, इसमें 8 होते हैं टोटल। कहीं लिख लो, पेपर पे ही लिख लो, है ना। हाँ, पढ़ाया, लेकिन जितने बार मौका लगे लिखते रहो। भाई हमको याद कैसे हुआ? क्योंकि हम 5550 बार पढ़ा चुके हैं। तो तुमको कैसे याद होगा? जब 10-12 बार तुम। और देखो ये है, अब इसमें पहले PI फंक्शनल पूछे नहीं, PI NH2 यहाँ रख दो। और बेटा एक बात बता दें, सुनो ज़रा, जब स्टीरियो आइसोमर हम पढ़ा देंगे, इसमें बेटा एक कायरल सेंटर होता है। इस वाले में कायरल सेंटर जानते होगे, जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट हो, तो ये 2 में गिना जाएगा फिर, डेक्स्ट्रो लियो। खैर अभी तो हमने पूछा नहीं, लेकिन हम C4H11 के आइसोमेरिक अगर प्राइमरी अमीन पूछें तब आंसर तुम्हारा 5 होगा, 4 नहीं होगा, ठीक। ये ऑप्टिकल एक्टिव है। अब इसको ब्रांचिंग में कर दीजिए, बना लो एक बार फिर से।
क्वेश्चन नंबर 60। अब पूरा पेपर गोद दिए और तुम्हारा बिल्कुल पेपर सादा है। अच्छा, अलग पन्ना ले लिए। हाँ ठीक। क्वेश्चन नंबर 60, आइसोमरा प्रोपेनल। बताओ एल्डिहाइड का आइसोमर क्या होता है? कीटोन। कीटोन कौन है इसमें? एसीटोन। तो हो गया। नंबर ऑफ पॉसिबल एल्काइन विद मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये बेटा क्या फार्मूला है? C5H8। एक बार चेक कर लो जरा DB। वैसे तो इसमें एल्काइन कह दिया है। तो एल्काइन बनाया था तुम लोगों ने पहले पीआई बेटा। तो 1 और 2। अब उसके बाद चेन बताओ। ये 3 कार्बन है, इसको आइसो कर दो। क्या यहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? यही बन जाएगा शायद, और कोई बनेगा? हो गया। बताओ, इसमें जब इसको हटा के यहाँ लगाओगे तो यही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 बनाओ तुम लोग। C3H9N बनाओ, कॉपी में बनाओ। C3H9N पहले DB निकालो, फिर अमीन तो 3 तरह के होते हैं। बनाओ गुफरान, बनाओ तुरंत। C3H9N तो देखो DB 0। तो पहले फंक्शनल 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन। वन डिग्री अमीन में NH2, 2 डिग्री में NH, 3 डिग्री में N। ठीक। तो यहाँ तो बच्चों 3 ही कार्बन है। ठीक। तो 1 अमीन, 2 अमीन। इसमें चेन तो हो नहीं सकती, यही बन जाएगा। फिर इसका चेन बनाओगे तो यही बन जाएगा। तो प्राइमरी अमीन 2 बने, सेकेंडरी इधर 1 कार्बन कर दो, इधर 2 कर दो। इसमें कोई और पॉसिबिलिटी? अब बच्चों सुन लीजिए, इस बार तुम्हारे यहाँ पूछा गया था अल्कोहल किसमें मेटामेरिज्म नहीं होती। क्या इसमें मेटामेरिज्म होगी? तो C3H9 में मेटामेरिज्म नहीं होती, C3H9N में। पिछले बार नीट में पूछा गया था, वो अल्कोहल में पूछा था। अब एक टर्सरी बना दो, एक ही बनेगा टर्सरी। हो गए? कितने बन गए? हाँ। क्वेश्चन नंबर 63, आइसोमेरिक नालकों ईथर पूछा है। तो ये तो रिपीट हो रहा है सवाल। कितने ईथर बनेंगे? 3 ईथर बनेंगे। ये देखो, देखो ईथर बनाने का मेन तरीका, DB तो खैर पहले निकाल लेना। 0 आया तो बिल्कुल O लिखो और दोनों तरफ कार्बन लगाओ। तुम्हारे पास 4 कार्बन हैं, तो पहले 2-2 का सेट बनाओ। अब मेटामर ही बनाने हैं।
तो इधर 1 कर दो, इधर 3, लेकिन 3 लिखने के नॉर्मल और आइसो। है ना, नोट करा लो बेटा, किए थे सवाल। क्वेश्चन नंबर 64, बताओ मिथॉक्सी क्या लिखो, मीथेन। अच्छा बताओ, एल्कोहल और ईथर आपस में क्या होते हैं? फंक्शनल। एल्डिहाइड और कीटोन आपस में क्या होते हैं? हाँ, लेकिन फार्मूला सेम रहे। ऐसा भी दे सकते हैं, मिथॉक्सी मीथेन एंड प्रोपेनॉल आर, अब एक में लिख दे नॉट आइसोमर, तो वो भी ध्यान रखना। फार्मूला मैच नहीं कर रहा तो फिर आइसोमर कहाँ से होंगे? क्वेश्चन नंबर 65, देखो बेटा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है, देख लीजिए बेटा, ये तो हमने लिखवाया है, तो या तो डाइईन होगा इसका ज्योमेट्रिकल फंक्शनल आइसोमर, या भाई साइक्लोएल्कीन होगा, या बाईसाइक्लो भी हो सकता है, जो अल्टरनेटिव हो। यहाँ DB2, यहाँ भी DB2, यहाँ भी DB2, यहाँ भी DB2, और सब डिफरेंट हैं आपस में। ठीक, अब अल्टरनेटिव देख लीजिए, कौन आएगा बताओ? फंक्शनल आइसोमर ऑफ 1 ब्यूटाइन। ठीक, इसमें हमने नाट पूछा था। ठीक, तो आंसर क्या दिया है इसमें? दोनों दिए आंसर हैं? अच्छा, आगे ऑप्शन है तो हम घबरा गए, इसमें कहाँ गलत हो गया? हाँ, तो आगे दिया भाई, ऑप्शन आगे दिए गए, हम तो इन्हीं को ऑप्शन समझ बैठे थे, तो हम घबरा गए कि ये क्या हो गया है, और क्या हो गया, और लड़के पूछे नहीं इसको। हाँ, हम दाईं तरफ पेज पे गए ही नहीं। अब ये लैंग्वेज बेटा लिखा जाएगा, ये ऐसे नहीं लिखा रहेगा क्वेश्चन कि उसमें लिखा रहेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी करेक्ट रिगार्डिंग अबव स्ट्रक्चर। ये लाइन जो है उनको लिखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 66, समझ गए इसको? भाई इसमें बी तो हो गए नहीं, बी में तो एक ही डबल बॉन्ड है, ओपन चेन। बी को छोड़ करके सब होंगे। ठीक भाई, पहला होगा कि नहीं होगा? फंक्शनल आइसोमर तो होगा नहीं, क्योंकि एल्काइन मैच कर रहा है। फंक्शनल आइसोमर तो डिफरेंट होना चाहिए, तो पहला होगा नहीं। दूसरा एल्कीन है, इसलिए नहीं होगा। तीसरा और चौथा डाइईन है, हो सकता है फंक्शनल आइसोमर। क्वेश्चन नंबर 66, अब देखो पेपर में ही या इसमें बता दें, नालायकों नंबरिंग किधर से करोगे? ये तो कर लिया होगा सब लोगों ने। आगे बढ़े, डाईमिथाइल और इथाइल। क्वेश्चन नंबर 67, हाँ यार वो ह्यूमन एरर है भाई, वो हमारी एरर है। ठीक, ऐसा ऑप्शन में नहीं मिलेगा, वो अल्फ़ाबेट लिखा जाएगा। बल्कि बढ़िया सवाल जब बनेगा जब दोनों हम दे देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 67, ये ऑर्गेनिक में सारे क्वेश्चन लिखते हैं हम, तब ये चुन चुन के सवाल रखा है। हाँ देखिए, नहीं देखो जैसा नीट में आता है, अगर वैसा पेपर नहीं लेंगे तो एक चैप्टर में फिर क्या बनेगा? फिर 50 सवाल तो तुम सब लोग उड़ा दोगे जो है, तो उससे क्या फ़ायदा। अब जैसे बीच में 1-2 सवाल आ गए कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल आइसोमर, तुमको नींद आ रही होगी तब भी लगा दोगे, उसमें क्या दिक्कत।
तुमको बताना है SP, SP3, SP2, SP2। तो चारों अल्टरनेटिव देख लो, उसमें क्या दिक्कत। अच्छा पहले में बताओ, ये तो SP3 है बच्चों, SP3, SP2, इसमें कितना टाइम लगेगा? तो ये तो होगा नहीं। दूसरा, ये देखो, ये CN को ओपन करना था। SP, अब यहाँ शुरू करोगे ना नंबरिंग, तो यहाँ शुरू, SP3, SP2, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 68, कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O, बताओ DB कितना है इसमें? 1। एल्डिहाइड, कीटोन, अनसैचुरेटेड अल्कोहल, ईथर। दिमाग में एक आध बार सभी दिमाग में दौड़ जाना चाहिए। तो देखो एल्डिहाइड है, अगर पहली बात तो फंक्शनल आइसोमर तो 100% होगा, एल्डिहाइड या कीटोन दोनों बनेंगे, और अनसैचुरेटेड अल्कोहल सब बनेंगे। तो फंक्शनल आइसोमर तो होगा ही होगा। क्या इनमें पोजीशन हो सकती? ज़रा अनसैचुरेटेड बना दें। बच्चों इधर देखो, नालायकों, इसमें पोजीशन आइसोमर तुमको लग रहा होगा, लेकिन वो दूसरा इनॉल बन जाएगा। इनॉल को पोजीशन नहीं माना जाता। हाँ, इसको नहीं मानना है, समझे? तो केवल फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। क्वेश्चन नंबर 69, नालायकों हमने टेस्ट लिखवाया है। सारे सेकेंडरी अमीन NaNO2 और HCl के साथ नाइट्रोसामीन बनाते हैं, जिसकी फिजिकल अपीयरेंस आयल होती है, एलोइस आयल। ऑल सेकेंडरी अमीन, जिन लोगों ने न लिखा हो तो आप नोट करते रहो। सारे सेकेंडरी अमीन, समझे? ये रिएक्शन बार बार लिखते रहो, जितनी बार अमीन में और लिखवाएंगे हम। ये NaNO2 HCl या HNO2 के साथ, इसका एक ही मतलब होता है, हमने टेस्ट में लिखवाया है, या HNO2 के साथ ये वाटर निकल जाता है, और यहाँ नाइट्रोसो ग्रुप लग जाता है। ये तुम्हारे नीट में डायरेक्ट पूछा गया है, रिएक्शन पूछी गई। एक अमीन दे दिया सेकेंडरी प्लस NaNO2 प्लस HCl, और आगे लिख दिया P, प्रोडक्ट विल बी। ये बेटा येलो आयल होता है। सेकेंडरी अमीन का ये टेस्ट है, केवल सेकेंडरी अमीन का इकलौता टेस्ट है ये। आगे अमीन चैप्टर पढ़ाएंगे, हम तुमको बताएंगे, अभी से याद करो। टर्सरी अमीन और प्राइमरी अमीन इस टेस्ट को नहीं देते हैं। छांट लीजिए, देख लीजिएगा हम हैं? पहला वाला है, पहला, लेकिन इसमें एक ही है। हाँ वो एक ही है, बीच में लिखा नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखो, बढ़िया सवाल था। सुनील, तुमसे ये हमने नहीं पूछा था, नहीं तो इसका क्या हाइब्रिडेशन होगा, इस वाले का ऑक्सीजन का क्या होगा ये बताओ। हाँ बोलिए। sp3 होना चाहिए, लेकिन रेजोनेंस में है तो sp2। ये आगे बताएंगे। ये सवाल होता तो दमदार होता, IIT में यही तो पूछा गया था। वैसे ये sp3 है, लेकिन जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं वो sp2 हो जाते हैं। तो अभी टाइट पोल समझ के वो सवाल नहीं पूछे थे। अब तुम लोग बताओ भाई, ए क्या होगा? sp
3, ये ठीक। अब इसमें तो उम्मीद है कि लगा लोगे। हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो तय कर लोगे, अब हमको पूरा भरोसा हो गया। क्वेश्चन नंबर 71, तुम आंसर में न जाओ, तुम पहले इसी में मैच करो। और तुम्हारे यहाँ तो अच्छी बात है 1-1 मैचिंग होती है, नालायकों IIT में मोर देन 1 मैचिंग होती, समझे? तुम्हारे यहाँ तो 1-1, तो इसमें तो खाली मिला लीजिए। टर्मिनल एल्काइन पहला वाला है, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रेड PPT देगा। पहला किससे मैच करेगा? अब सुनो, इसकी करने का तरीका बता दें। जैसे तुमको मान लिया इसमें आधे, मान लिया हम मंद बुद्धि के हैं, हमको आधे नहीं आते हैं, हमको पहला आता है और हमको चौथा आता है, तो पहला किससे मैच कर रहा है बताइए? चौथे से। अब देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ पहला चौथे से है, दूसरा और तीसरा। अब तुम्हारे पास 50-50 हो गया, 2 ऑप्शन कट गए। अब हम चौथे को देख लें, जो हमको आता हो पहले वो देखें। चौथा इफरबसेंस टेस्ट देता है, इफरबसेंस टेस्ट देता है, कौन सा है बताओ? बस ख़त्म हो गया, बाकी ना मिलो। हाँ, तो इस बार जेईई मेंस में जो मैच द फॉलोइंग थे उसमें 2 का मैचिंग कर ले जाओ, बस कोई 2। क्वेश्चन नंबर 72, देखो ये सवाल बेटा इस बार नीट में, ये क्वेश्चन इस बार नीट में पूछा गया था, इसी तरह का सवाल पूछा था, तो हमने मैच करके क्वेश्चन बनाया है ये। और इसमें जा देखो बेटा, 2 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सा, देखो बच्चों, देखो बेटा इधर देखो, देखो तरीका बता दें, नहीं तो तुम लोग अभी नर्सरी से निकले हो, तुम पूरा पोस्टमार्टम ऐसे ऐसे करने लगते हो। तो ऐसे तो दिए नहीं गए हैं, सारे बॉन्ड लाइन दिए गए हैं, तो बच्चों कोशिश करो तुम बॉन्ड लाइन में ही बनाने की, समझे? जैसे यहाँ कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन है, तो तुम 6 कार्बन ही बना दो पहले, ऐसे ही बनाओ, लेकिन चाहे ऐसे बनाओ या ऐसे ऐसे बना दो, ठीक? तो जैसे 1 2 3 4 5 6 बन गए। 1 और 4 पे डाइइन है, तो 1 पे लगा दीजिए, 4 पे लगा दीजिए, ठीक? अब तुम्हारा 2 पे इथाइल है, बॉन्ड में ही बनाना है, 2 पे इथाइल, और तुम्हारा 3 पे मिथाइल है, और तो कुछ है? और है नहीं, तब ये मैच कर लो, देखिए किससे मैच हो रहा है। अच्छा, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, अगर आप IUPAC में एक्सपर्ट हो तो जो ऑप्शन तुमको लगे कि ये पॉसिबिलिटी इसकी ज़्यादा है, जैसे 1 पे डबल बॉन्ड, लगभग सब में 1 पे डबल बॉन्ड है, 2 इथाइल, ठीक, सब में 2 पे इथाइल है, लेकिन 3 मिथाइल सब में नहीं है, तो उसी से तुम डिस्टिंग्विश कर लो। क्वेश्चन नंबर 73, जिसने गलत किया होगा, क्वेश्चन नंबर 73, जिसने गलत किया होगा, राणा प्रताप की मूर्ति के पास ले जाएंगे हम भाई। हाँ, क्योंकि इसमें हमने बहुत मेहनत करवाई है बच्चों। इसमें डीबी तुमको फार्मूला, डीबी कितनी रिंग है इसमें? 3 रिंग है। कितने पाई बॉन्ड हैं? 6। बेंजीन है नहीं कोई, तो 6 3 9, ठीक, 9 किया था। कितने लोगों ने नहीं किया था? अब कौन से सवाल करोगे भाई? अब इसमें कोई एक आध लॉजिक बताओ हमें कि हमसे इसलिए नहीं हुआ, तो हम बताओ। मैं नॉट आइसोमेरिक विद डाई इथाइल ईथर। बच्चों पहले बताओ, डाई इथाइल ईथर में कितने कार्बन आएंगे? 4 आएंगे, ठीक। तो अब इसमें ईथर का फंक्शनल आइसोमर अल्कोहल होता है। पहले दूसरे तीसरे में तो अल्कोहल दिए गए हैं,
चौथा कीटोन दिया गया है, क्या कीटोन हो पाएगा? क्या कीटोन ईथर के साथ आइसोमर हो पाएगा? तो यही हो जाएगा। आयन आइसोमर ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल का आइसोमर क्या होगा? ईथर। ईथर दो ऑप्शन में है, दूसरे चौथे में। फार्मूला मिला लीजिए, डाई मिथाइल ईथर। हाँ, 76 क्वेश्चन नंबर 72 की ही तरह है। एक बार और लिखें, इथाइनाइल, ये बच्चों आईआईटी में पूछा गया था, या शायद तुम्हारे मेडिकल में पूछा गया था बहुत 2 साल पहले, या मैं तो 2 में कहीं आया है। ये हमने बुक से ही लिखा था। 4 मिथाइल हेक्स 3 5 आइनोइक एसिड। अच्छा बच्चों ये बताओ, ओइक एसिड किसके लिए होता है? तो भाई पहला तो कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद 6 कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक। या तुम चाहो तो इधर भाई 5 6 बना दीजिए, ठीक। अब 2 पे हाइड्रोक्सी, 3 पे इन, 5 पे आइन, ठीक। इतना तो मेन स्केलेटन हो गया। 4 मिथाइल 3 इथाइनाइल, कार्बन लगा के दिखा दे, नहीं तो फिर ऐसे बना दिया जाए। तो कौन किससे मैच कर रहा है ये? 4 से नहीं, 3 से मैच कर रहा है भाई। 2 हाइड्रोक्सी 4 में नहीं है ना। 77, देखो ये किसी ने फिर गलत किया था कि सर हम सीनियरिटी देख रहे थे। बेटा अमीन के नीचे जो ग्रुप है उसमें सीनियरिटी नहीं, लोवेस्ट सम रूल एंड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, लेकिन पहले लोवेस्ट सम रूल। ऐसा नंबरिंग करो। ये तुमने सही किया था भाई, इधर देखो ये सही है। तो लोवेस्ट सम रूल एंड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, और हमने कॉपी में लिखवाया है फॉर मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट्स। बेटा अमीन के नीचे सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। फॉर मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर सम ऑफ लोकेंट शुड बी मिनिमम whether numbering is carried out clockwise or anti-clockwise. Second, if some rule is same from both the direction, then alphabetical order is considered. तो नंबरिंग यहाँ से करोगे, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, C6H14, ये नर्सरीज करते चले आ रहे हो। 5, इसमें किसने 6 लिखा है? 5 होंगे। क्वेश्चन नंबर 79, देखो बोथ, पहले तो मेटा क्लोरोब्रोमोबेंजीन इज एन पोजीशन, वो पॉजिटिव काट के बेटा पोजीशन कर दो। अवनीश सर को बताया था कि बोल दीजिए क्लास में, अब हम ही बोला करेंगे जहाँ कहीं कोई गलती होगी। पोजीशन आइसोमर ऑफ मेटा ब्रोमोक्लोरोबेंजीन, बेटा दोनों क्लोरीन ब्रोमीन मेटा पे हैं, तो चाहे कॉमन नेम में चाहे मेटा क्लोरोब्रोमो कहो या मेटा ब्रोमोक्लोरो कहिए, एक ही बात तो है। तो बताओ ये पोजीशन आइसोमर होंगे या आइडेंटिकल होंगे? ये तो आइडेंटिकल है, बताइए आइडेंटिकल है या नहीं? अरे आईयूपीएसी नेम तुम यहीं से तो करोगे, 1 2 3 1 2 3। तो ये दोनों पोजीशन आइसोमर है या आइडेंटिकल? तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है और दूसरा सही है।
भाई आर दी सेम कंपाउंड, ठीक है, सेम है ये, ठीक, समझ में है। कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोमर, तो बताइए एल्डिहाइड है। जरा 80 क्वेश्चन नंबर देखो। भाई देखिए, अब हम तुमको नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पहला स्टेटमेंट पोजीशन आइसोमर गलत है तो फॉल्स हो गया, और दूसरा स्टेटमेंट सही है तो ट्रू हो गया। तो देख लो कौन सा आंसर है। तीसरा है तो तीसरा है, तो तीसरा है तो है। आंसर गलत लिख गया हो तो उसको सही करा देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात, ठीक है ना। मतलब जो आंसर है वो हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ किया था ये, हाँ ठीक। क्वेश्चन नंबर 80, ये बीच में डबल बॉन्ड तो होगा नहीं। CH3 CH2 CHO, बताओ मेरे बच्चों, ये तो DB1 है, और इसमें कहा गया है कि किसका आइसोमर नहीं है। पहली बात तो इसमें 3 कार्बन है और DB1 है, तो पहले नहीं होगा, उसमें 4 कार्बन है, ठीक। तो पहला आंसर के पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 81 मैच करो तुम लोग, बताओ CH3 CH2OH और CH3O CH3 ये आपस में, अल्कोहल और ईथर आपस में कैसे फंक्शनल, शायद और किसी में अल्टरनेटिव ही नहीं है, इसमें तो एक ही अगर आता है तो सही है। क्वेश्चन नंबर 82, बेटा 82 में करेक्शन नहीं कराया भाई, यहाँ डबल बॉन्ड था बी ऑप्शन में। तो अब जरा सवाल अब कर लो, ये क्या शो करेगा, क्या ये शो करेगा? यहाँ बेटा sp2 है, नहीं करेगा। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो करता, तो यहाँ है नहीं, इधर है नहीं। तो सेकंड, मैक्सिमम इनॉल कंटेंट बताइए। हमने तुमको बताया था सबसे कम एल्डिहाइड में होता, फिर कीटोन में, फिर बीटा कीटो ईस्टर में, फिर 1,3 डाई कीटोन में, फिर बीटा कीटो एल्डिहाइड में, फिर एरोमेटिक जो फिनाल बना रहे। आप चेक कर लो, इसमें पहला कीटोन है, दूसरा 1,3 डाई कीटोन, तीसरा बीटा कीटो ईस्टर, चौथा एल्डिहाइड। तो किस में होगा सबसे ज़्यादा? दूसरे में। ये बेटा एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का सवाल हमने रख दिया था। 83 82 में दूसरा होगा, नंबर नहीं मिलेगा, नंबर नहीं मिलेगा। नहीं तो वो तो भाई तुम पायराइट छूते नहीं हो तो कैसे है भाई? ये गलती हुई क्यों? ये गलती इसलिए हुई क्योंकि तुम लोग गुड मॉर्निंग नहीं करते हो, तो उसका फ़ायदा नहीं मिले भाई। 2012 में एक बार CPMT का एग्ज़ाम देते समय 15 मिनट पहले आंधी आ गई लखनऊ में, और गोरखपुर में 20 मिनट पहले आई। हाँ, पुरानी तो है लेकिन कभी यूजफुल है। हम अपने हिसाब से इसको बताना चाहेंगे, हर तीसरे दिन बताना चाहेंगे, जिससे कि तुमको ये रहे। तो हमसे कई बार लड़के सेंटर से निकले, जुबली इंटर कॉलेज में हम थे, हमारे साथ SKD सिंह और पूरा टीचरों का काफिला था। लड़के लथपथ गिरते पड़ते, अरे सर रोते, एक लड़की तो बेहोश हो गई। सर ये क्या हुआ? हमने कहा और भाई सर से नाराज़ रहिए और सर के पैर मत छूइए, सर से गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, नहीं तो लखनऊ में ही क्या बिगाड़ा था तुम लोगों ने। लखनऊ में एग्जैक्ट गोले भरते समय आंधी आई, और कानपुर में 20 मिनट बाद आंधी का जो है वहाँ शुरुआत हुई, तब तक बच्चे एग्ज़ाम दे चुके। गोरखपुर में आधा घंटा पहले आई तो कोई बात नहीं थी, गोरखपुर भी सेंटर था। तो हमने कहा जहाँ यहाँ जो है, हाँ तुम लोग अहंकार से भरे थे, तो गोला भरते समय ही आंधी आई। भर नहीं पाए लड़के, और लिटरली भर नहीं पाए भाई।
अब हड़प्पा की खुदाई के समय का जुबली इंटर कॉलेज, ये 100 साल जहाँ खिड़की नहीं, अब किसी बच्चे का खिड़की के पास जो है पड़ गया। और अब बहुत ज़बरदस्त आंधी थी और पूरी बिजली कट गई। उसके बाद लखनऊ में सब पुराने खड़ार में तब्दील हो चुके हैं स्कूल। अगर वहाँ कहीं सेंटर पड़ गया और इस तरह की सिचुएशन आई, कई जगह तो टीचरों ने अपना 1-2 अपने बिहाफ पे 2-2 मिनट दे दिए बच्चों को, कहीं भी नहीं दिया। तो जैसे जहाँ दे दिया 3-4 मिनट, तो बोला भरने में कोई 10 मिनट थोड़ा लगते हैं, भाई 4-5 मिनट बच्चों को दे दीजिए। ये था। तो ये गलतियाँ जब भी होंगी तो तुम जो है क्लास में सीधा पूछो यहाँ, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं बेटा। और हमने अवनीश जी को दिया था ये लिख के, करवाया नहीं शायद, हमने कहा करवा दीजिए तो बच्चे जो है, लेकिन पूछ ली। तो एक आध जो है हमने बताया था ना कि हमने करेक्शन भिजवा दिया है। 85 यही ना, 85 क्या और कौन सी, 84 तो हो गया होगा बेटा। ये एग्जाम्पलर का सवाल है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, जिसमें एस करेक्टर ज़्यादा होगा। जिन लोगों ने नहीं पहले से पढ़ा लिख लीजिएगा, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। sp हाइब्रिडाइज्ड लिख लीजिएगा बेटा। हम sp में 50% एस करेक्टर होता है, तो चाहे तो एक लाइन लिख लीजिएगा, मोर एंड मोर एस करेक्टर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर एंड मोर एस करेक्टर, मोर एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एट्टी 85 कर लिया होगा। हाँ बच्चों देखो ज़रा एक बार फिर कन्फ्यूज़न दूर कर दें, इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। मेरे बच्चों ज़रा ध्यान दीजिए, सीनियर फंक्शनल ग्रुप, यहाँ लोवेस्ट सम रूल नहीं। पहला रूल होगा जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा उसको 1 देंगे, देन लोवेस्ट सम रूल, देन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इसको 1 देने के बाद इधर देख लो, अब 1 नंबर पे CN, क्योंकि सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद बच्चों यहाँ देखो, इधर एक बार बता देने, बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप को 1 देंगे, वो चाहे जहाँ लगा हो। उसके बाद लोवेस्ट सम रूल, फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। लेकिन यहाँ लोवेस्ट सम रूल भी बराबर है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, लेकिन 1 इसको देने के बाद। अब इधर से 3 पे Br है, इधर से 3 पे OH है। Br ब्रोमो, OH हाइड्रोक्सी, किसका अल्फ़ाबेट पहले आएगा? लेकिन अगर ये OH यहाँ पे होता 2 पे, तब लोवेस्ट सम रूल आ जाता। कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 86, कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म, ये तो डाई कीटोन में होगा भाई, 1,3 डाई कीटोन, सेकेंड ऑप्शन। 87 मैच करिए। चौथा क्या है बताओ? चौथा क्या है? चौथा डी स्ट्रक्चर क्या है? टर्सरी, तो डी थर्ड होगा। तो 2 ऑप्शन बचे, पहला दूसरा। आप बताओ दूसरा बी क्या है? OH प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में बी क्या है? सेकेंडरी। सी क्या है? प्राइमरी। सी प्राइमरी था और सी का कोई ऑप्शन नहीं। ए जो है नियो है। हो गया 88 हो गया क्वेश्चन। 89 जिन लोगों ने नहीं किया होगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है? और जिन लोगों ने ईथर लिखा होगा, हम पहले तो सबकी कॉपी 89 चेक करेंगे, ठीक है ना, और सबके 2-2 तमाचा मारेंगे। खाली ऑक्सीजन, इसलिए था ऑक्सीजन लिख देने से ईथर होता है। ईथर के दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए मेरे बच्चों, तब ये ईथर होगा।
क्वेश्चन नंबर 90, बताइए इथाइल बोलो एल्केन में देखो इधर, एल्केन में क्या इथाइल यहाँ हो सकता है? क्या सेकंड नंबर पे इथाइल हो सकता है? इथाइल नहीं हो सकता, नहीं तो ये तो यही हो जाएगा। इथाइल बेटा 3 नंबर पे होगा। ऐसा एल्केन बनाओ जिसमें 3 नंबर आवे, तो कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? 5, तभी तो 3 नंबर पे आएगा। 4 में 3 नंबर कहाँ होगा? तो ये है। ठीक, कार्बन कितने? 7 हो गए। क्वेश्चन नंबर 91 इस पूरे पेपर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 91 नीट 2022 के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, हमने आपको तो डीबी ही पढ़ा रखा है, लेकिन अगर डीबी की जानकारी नहीं होती तब मुश्किल होता। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये हमारा अपना बनाया हुआ सवाल है। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन लीनियर चेन कंपाउंड व्हिच हैज फार्मूला C5H4 कंटेन बोथ डबल एंड ट्रिपल। तो बेटा लीनियर है, ये ओपन चेन है, और C5H4 में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितने हैं? 4। पहली बात तो ये लीनियर हो गया, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या क्या होगी? टोटल आइटम्स -1। पूनम इधर देखो, अब इसको पढ़ोगे तब तो बच्चा समझ में आएगा। ये पढ़ाया था नहीं सिग्मा पाई बॉन्ड, अब तुम लोगों के लिए बड़ा इजी रहता है, आके बताते हो कि नहीं हमको नहीं समझ में आ रहा है, हम बना नहीं पा रहे हैं। इसमें बेटा हम क्या करें? हम कोई भस्म दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं? या तो हम पढ़ावें या फिर अब इसमें बच्चा देखो सब पूरा धीरे धीरे पूरे स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। पहला काम, जिनका भी कुछ छूटा है, कुछ भी है या कम समझ में आया हो, तो पहले तुम उसका पूरा प्रैक्टिस करो। और बेटा शुरुआत न्यू से करनी पड़ेगी। न्यू से करने का मतलब पहले जितने कॉपी में IUPAC नेम, कॉपी पूरा है कि नहीं, जितने कॉपी में IUPAC नेम दिए गए उनको रफ पे लिखो, देखो नहीं सलूशन मत देखो, और तुम उनके IUPAC नेम, और फिर बेटा जहाँ मैच ना करे उसको अंडरलाइन कर लो, और फिर उसको हमसे क्लास में या बाहर जहाँ भी मौका मिले, और डाउट के लिए देखो हम लोग रहते ही हैं, आप खूब पूछो, लेकिन आपको न्यू से शुरुआत करनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये ड्रॉबैक कर लीजिए या इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कर लीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर शुरुआत गड़बड़ हुई तो फिर आगे नहीं आएगा या आगे दिक्कत होगी। तो पहले बेटा 2 दिन के भीतर IUPAC नेम, एक ही दिन के भीतर IUPAC नेम और DB पूरा पढ़ लीजिए, फिर तुमको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। नहीं तो फिर हम क्लासेस देखिए, एक्स्ट्रा क्लास भी अरेंज कर सकते हैं, तो जिसको जिसको दिक्कत हो उसमें बैठ जाओ, ठीक। लेकिन ये जब ये आप ही को ये सारी प्रॉब्लम जो छोटी छोटी हो रही, ये आप एग्रेसिव होकर काम करोगे तब एलिमिनेट होंगी। क्वेश्चन नंबर, हाँ तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे और पाई बॉन्ड 4। क्वेश्चन नंबर 92 देखो, 92 ये हमारे अपने बनाए हुए सवाल हैं, आसान सवाल। कौन सा एल्कोहल सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड है? बच्चा देखो इधर, सेकेंडरी कार्बन का मतलब ऐसा कार्बन जो कम से डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच हो, इससे OH लगा हो, इस तरह के कार्बन से OH लगा हो। छांट लीजिए आप अभी कर लो, जो जिन लोगों ने पहले न किया हो। समझ में आया? टर्सरी कार्बन ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से अटैच हो, उससे OH लगा हो। क्वेश्चन नंबर 93 हो गया। इसमें पूछा गया है कि फिनालिक OH का क्या मतलब होता है? OH डायरेक्ट बेंजीन से अटैच हो, तो इसमें कौन सा है भाई जो OH? हाँ पहला ना जड़ देना, पहले में बेंजीन नहीं है कि नहीं, बाद में कहो सर हमने चश्मा नहीं लगाया था, ठीक है ना। पहले में बेंजीन नहीं है,
100% लोगों ने पहला विजिट टिक किया होगा। क्वेश्चन नंबर 94, मैक्सिमम इनॉल कंटेंट। बेटा जो फिनॉल बन जाए तो ये तो ऐसे ही आपको देख के चेक कर लोगे, वो तो 100% इनॉल के फॉर्म में होगा, तो आंसर 2 हो जाएगा। 95 देखिए अभी हमने बताया था। क्वेश्चन नंबर 96, मेटामर्स हेट्रो एटम या हेट्रो ग्रुप से एल्काइल ग्रुप में परिवर्तन। बेटा हेट्रो एटम ईथर देख लो, अब जैसे ये याद कर लो, हेट्रो एटम, हेट्रो माने जिनकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा हो, इससे जो एल्काइल ग्रुप जुड़े हों उनमें चेंज लाओ। या हेट्रो ग्रुप में सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, कीटोन, ईस्टर, इनके दोनों तरफ तीनों तरफ जो कार्बन लगे हों उनमें अंतर लाओ, उनको मेटामर्स कहते हैं। डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच टू दी हेट्रो एटम और हेट्रो ग्रुप्स आर कॉल्ड एज मेटामर्स। तो हम तो खुद ही 20 बार रिवीजन करा दे रहे हैं, तो छांट के बताओ। हाँ सेकंड 2। अब बेटा एक बात और सुन लीजिए इस सवाल में, 2 पेंटेनोन एंड 3 पेंटेनोन, लोग गलती से पोजीशन भी लिख देते हैं। बेटा बोथ लिखा हो तभी टिक करना, केवल पोजीशन आइसोमर टिक नहीं किया जाता है, ठीक। जब मेटामर्स एंड पोजीशन आइसोमर हो तो ठीक है। इन व्हिच ऑफ दी फंक्शनल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। हैलाइड हाइड्रोजन में केवल पोजीशन आइसोमेरिज्म होती। क्वेश्चन नंबर 98, थर्ड आंसर सही है, पहले 2 लिख दिया था हमने, ठीक, तो सही करा दिया गया। 99 देखो तुम्हारे सामने है, बताओ। ये तो मेटामर्स में ग्रुप नहीं बदलने चाहिए मेरे बच्चों, पहला सेकेंडरी अमाइड हो दूसरा भी हो, लेकिन अलग अलग अमाइड दे दिए गए या अमीन दे दिए गए, उनके फार्मूला सही मैच करते हों तो बच्चों ये फंक्शनल आइसोमर होते हैं। प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड एंड टर्सरी अमाइड हैविंग सेम फार्मूला आर फंक्शनल आइसोमर। प्राइमरी अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन हैविंग सेम फार्मूला आर फंक्शनल आइसोमर। समझे? क्वेश्चन नंबर 100, बच्चों ज़रा ध्यान दीजिएगा, कभी भी तुमसे इनॉल फॉर्म पूछा जाए, इनॉल, तो इनॉल फॉर्म में और कीटो फॉर्म में सिग्मा पाई बॉन्ड नहीं बदलते हैं। तुमको बनाना नहीं है इनॉल, तुम एसीटोन के ही सिग्मा पाई बॉन्ड, अरे पाई बॉन्ड खाली चेंज हो जाता है, खाली पाई बॉन्ड की पोजीशनिंग बदल जाती। ये लिख लेना आप, कीटो और इनॉल में इन बोथ द फॉर्म सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर सेम। तुम खाली एसीटोन के काउंट कर लो, ये बच्चा नीट में पहले सवाल पूछा जा चुका है। तुम खाली इसी के सिग्मा पाई बॉन्ड मत बनाओ इनॉल। सिग्मा पाई बॉन्ड और लोन इलेक्ट्रॉन के पेयर नहीं बदलते हैं, समझे? ज़रा तुम लोग कॉपी निकालो, कल जो है इस ऑप्टिकल हम जिससे पढ़ावें थोड़ा ज्योमेट्रिकल में हम बता दें, अभी 5-7 मिनट है, ठीक। पेपर सबके पास है, ना हो तो ले लीजिए। हर्षवर्धन टोटल कितने आ रहे हैं? नहीं टोटल, हाँ 609। और स्निग्धा टोटल कितने आ रहे हैं? 580। और बेटा प्रोफेसर तुमने दिए नहीं, संजना तुम्हारे कितने आ रहे हैं? 441। तो देखो बढ़े कि नहीं बढ़े, पहले से कम हो गए हैं। बैक गियर न लगाना भाई, वैसे 5वां गियर भी होता है, लेकिन
नहीं ठीक है, लेकिन 441 बेटा अभी जो शुरुआती टेस्ट में 300 के ऊपर, 350 के ऊपर कम नहीं माने जाएंगे, क्योंकि भाई अभी तो शुरू किया है पढ़ाना। अच्छा, और आप लोग अभी 11th-12th में ही हो, है ना, तो बहुत अच्छी बात है 450। तो और 12th ही बेटा, 12th में ही सेलेक्ट हो जाओ। हमारे बहुत बच्चे, लड़के लड़कियां बहुत, हमारे ज़्यादातर बच्चे ये गांधी जी की तरह पदयात्रा नहीं करते हैं हर साल, वो एक ही बार में सेलेक्ट हो जाते हैं। पूरा मत दीजिए हर चैप्टर, कैसे नहीं होगा? नीट का पेपर सबसे आसान आता है। तो अभी 10 मिनट है, ज़रा उसको पूरा कर दे। थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में रह गया था। बच्चा कॉपी दिखाओ तो जरा। एक बात, तुमने सब एग्जाम्पल मेल्टिंग पॉइंट के लिख लिए थे? मेल्टिंग पॉइंट के लिए, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट, सुन लीजिए, बात नहीं करिए। मेल्टिंग पॉइंट के लिए ज़रूरी नहीं कि सिस्टांस में ही पूछा जाए। एक बात बच्चा, कहीं आप लिखवा दिया था वैसे, आइसोमेरिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट कभी भी चेक करना हो, कम ब्रांचिंग होगी, मतलब ज़्यादा ब्रांचिंग का मतलब समझे? अरे सुनील, जरा पेज नंबर बता दो वो एल्केन में ज़रा, ये ज़रा 386 पे आप लोग देखना, फर्स्ट ईयर की बुक है, फर्स्ट ईयर के सेकंड पार्ट में पेज नंबर 386 एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दिए गए हैं, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट ईयर की सेकंड बुक में। पेज नंबर लिख लीजिएगा, आज ही पढ़ लीजिएगा इसको। और सिस्टांस का कहाँ दिया गया बेटा? 3 हाइड्रोकार्बन एल्कीन में। अरे हम तुमको वैसे बता दें, हाइड्रोकार्बन चैप्टर खोलिए, एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी निर्भय खोला था? नहीं खोला था। नहीं, पेज नंबर तो हमको बताते ना, अगर खोला हुआ है तो पेज नंबर याद हो जाने चाहिए। सीधा झूठ पकड़ा गया है। 386 और 3 कितना, तो आप देख लीजिएगा। मैं आपको बता दूं, जनरल हाइड्रोकार्बन चैप्टर में एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी और एल्कीन की फिजिकल, जहाँ से सिस्टांस दिए गए हैं एल्कीन, हाइड्रोकार्बन में आप देख लीजिएगा, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। तो और देखिए, मैं तुमको बता दूं, कोई मेल्टिंग पॉइंट का अलग से रीजन नहीं बताएगा। मैं तुमको बता रहा हूँ जैसे, और यही अभी ये एन पेंटेन है, ये आइसोपेंटेन है। नो डाउट ये थ्योरी हम कब लगाएंगे, पहले तो ये इसी तरह बेटा एल्कोहल में नॉर्मल आइसोनियो एल्कोहल, जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और जब ग्रुप सेम हो। अब ये नहीं कि तुम एल्कोहल हो, एक एल्डिहाइड हो, एक ईथर हो, उसमें भाई फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अंतर आ जाएगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पहले तो ग्रुप पे डिपेंड करता है। अगर ग्रुप सेम है तो मोलर मास पे डिपेंड करता है। मोलर मास भी सेम हो, हमारा तो आइसोमर है यहाँ, मोलर मास भी सेम होगा। तो बेटा फॉर आइसोमेरिक कंपाउंड मेल्टिंग पॉइंट विल डिपेंड अपॉन सिमेट्री। जितने सिमेट्रिकल होगा, जितने स्फेरिकल होगा, उतने बेटर क्लोज पैकिंग होगी, क्योंकि सॉलिड के लिए लिया जाता है मेल्टिंग पॉइंट। और जितने बेटर क्लोज पैकिंग होगी, उतने ज़्यादा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक, उतने ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट। तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट में ये 1 2 3 हम लिख दें अगर, तो थर्ड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, ठीक। अब हम बॉइलिंग पॉइंट पे आ रहे हैं। बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड के लिए यूज होता है, तो नो डाउट बॉइलिंग पॉइंट विल डिपेंड अपॉन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक। अगर अलग अलग ग्रुप है तो भाई मॉलिक्यूलर फोर्सेस देखो, एक अल्कोहल है, एक ईथर है, ऑब्वियसली अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है।
लेकिन हम आइसोमेरिक के लिए बताने जा रहे हैं। आइसोमेरिक का बॉइलिंग पॉइंट वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होगा। वॉल्यूम का मतलब सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब जो ज़्यादा एरिया घेरता हो, अनसिमेट्रिकल। ठीक बेटा, सिस है और ट्रांस है। सबसे सिमेट्रिकल तो ये है, तो इसका सरफेस एरिया कम होगा। भाई सिमेट्री है तो सरफेस एरिया कम होगा, और टेढ़ा मेढ़ा है तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, आइसोमेरिक हो तो इस पे आना है तुमको। बेटा बॉइलिंग पॉइंट इसमें उल्टा हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट सिस ज़्यादा वॉल्यूम घेरेगा तो सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। समझे? और ये सब में लगाना। तो कितने बार ये देखो, नियो प्राइमरी अल्कोहल, अब प्राइमरी सेकेंडरी सब जानते हो, हम फर्स्ट लिख देना है। सेकेंडरी अल्कोहल आइसोमेरिक हो, लेकिन तब ये लगाना। और तुमसे आइसोमेरिक में ही पूछा जाएगा, और नॉन आइसोमेरिक में तो फोर्स सब लोग जानते ही हैं। और ये टर्सरी, बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? फर्स्ट का। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? ज़्यादा सरफेस एरिया। ये है, ठीक है ना? लिख लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट लिख लो। अब यहाँ तो हम सिस्टांसी बता रहे हैं। लिखिए, फॉर आइसोमेरिक लिक्विड कंपाउंड, फॉर आइसोमेरिक कंपाउंड। अब ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड के लिए यूज होता है। फॉर आइसोमेरिक कंपाउंड बॉइलिंग पॉइंट विल डिपेंड अपॉन surface area as well as volume. Boiling point will depend upon surface area as well as volume. ठीक है ना? More and more surface area or volume, मोर एंड मोर सरफेस एरिया, और जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसी का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। आर वॉल्यूम एज वेल एज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, भाई ज़्यादा मोमेंट आ जाएगा, ज़्यादा आयंस आ जाएंगे, मोर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, मोर सरफेस एरिया और वॉल्यूम एज वेल एज डाइपोल मोमेंट, मोर बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। देयरफॉर सिस फॉर्म हैज़, बिकॉज सिस फॉर्म हैज़ मोर मोलर वॉल्यूम ड्यू टू अनसिमेट्रिकल नेचर, बिकॉज सिस फॉर्म हैज़ मोर मोलर वॉल्यूम ड्यू टू अनसिमेट्रिकल नेचर, देयरफॉर cis form has higher boiling point than trans form. Cis form has higher boiling point than trans form. बच्चों ये भी लिख लो, एग्जाम्पल 1 आइसोमेरिक एल्केन। ठीक, एग्जाम्पल 2 आइसोमेरिक अल्कोहल। और तुम लोग 12th की बुक में एल्किल हैलाइड देखना जाके, आइसोमेरिक हैलाइड, आर्थो मेटा पैरा, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरो, पैरा डाइक्लोरो, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन ज़्यादा सिमेट्रिकल है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। थोड़े बहुत एक्सेप्शन हो सकते हैं हाइड्रोजन बर्निंग और बाकी सबके, पर इन जनरल यही बात है आइसोमेरिक के लिए।
एग्जाम्पल 1 दोनों लिख देना, एग्जाम्पल 2 दोनों लिख देना, और ये भी लिख लेना। और जिसमें बेटा ग्रुप ही बदल जाएंगे उसमें तो आप फोर्स चेक करो, उसमें क्या दिक्कत। लिख डालो, इसको लिख डालो, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल लिख लो, कम से कम 2 एग्जाम्पल एडिशनल लिख लो। अब मेल्टिंग पॉइंट इसका उल्टा हो जाएगा, थर्ड ग्रेटर देन सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट। नोट कर लो बेटा, एग्जाम्पल लिख लो, बाकी ना लिखो, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं। लिखो डाइपोल मोमेंट। सिस ट्रांस में तीसरा अंतर डाइपोल मोमेंट का भी आता है। ये डिफरेंस बहुत सारे होते हैं, एल्कीन में हम और डिफरेंस बताएंगे, लेकिन मेन डिफरेंस ये जो हैं, बॉइलिंग पॉइंट का अंतर आ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट का अंतर आ जाएगा, ठीक, डेंसिटी का अंतर आ जाएगा। देखो जब जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, मास अपान वॉल्यूम होता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, ट्रांस की डेंसिटी ज़्यादा होगी। बढ़ेगी अगर वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी ज़्यादा हो। मास अपान वॉल्यूम, मास तो सेम है, मोलर मास तो सेम है। वाटर और आइस में यही तो अंतर होता है, लिक्विड वाटर और आइस। बेटा डाइपोल मोमेंट हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाएंगे। डाइपोल मोमेंट सारे फोर्सेस के रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड डाइपोल मोमेंट होता है। अब यहाँ हम सिस ट्रांस की बात करेंगे केवल, ठीक। तो फर्स्ट केस लिखो, पहले पहला केस लिखो, डाइपोल मोमेंट। खाल खींचेंगे ना, अब हम खाल खींचेंगे, वो जो छूट गया वो आगे बढ़ो और कॉपी से आगे लिख लेना, उसमें कौन सी बड़ी बात। अगर हमने मिटा दिया है तो दुनिया थोड़ा ख़त्म हो गई, तुम बड़ा व्याकुल हो गए हो भाई। अब डाइपोल मोमेंट लिखो। नहीं, ये भी मिट जाएगा। डाइपोल मोमेंट हेडिंग डालो और पहला केस, और देखो ज़रा, ये तुम्हारा सिस है, ये ट्रांस। बच्चों का ध्यान दीजिए, थोड़ा बहुत जानते हो, अभी हमने लिखा भी था, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग होता है। तो जब दो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग हो, सेम हो, तो इन दोनों के फोर्सेस की डायरेक्शन इधर होगी, और सेम है। अब देखो इन दोनों के फोर्सेस की डायरेक्शन ये है, नाले को देखो कैंसिल नहीं हो जाएगा। तो अगर दोनों ग्रुप सेम हो और इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग हो, तो ट्रांस का डाइपोल मोमेंट 0 होगा, क्योंकि इनके फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट फोर्सेस 0। लेकिन सिस का डाइपोल मोमेंट होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी, और डाइपोल मोमेंट
is the resultant of all forces, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस। ठीक, लेकिन इसी में अगर हम सिस ट्रांस तो रखें लेकिन ग्रुप बदल दें तो अब ट्रांस का जीरो तो नहीं होगा, हाँ कम होगा। मान लिया इधर बी आर लगा दो, इधर एच। अब ये अपने आप तुम खुद चेक कर लो, ये सिस है, ये ट्रांस है। तो देखो अब दोनों वेक्टर अलग अलग हैं। F1 वेक्टर का नाम सुने हो ना? हाँ ठीक है, क्योंकि तुम लोग हम चेहरे देखते हैं ना तो कभी कभी हमें लगता है कि वेक्टर क्या बोल दिए हैं सर। अब बताओ क्या यहाँ जीरो होगा? भाई दोनों ठीक है अपोजिट हैं लेकिन जीरो तो नहीं होगा ना। तो बेटा इसमें डाइपोल मोमेंट होगा, इसमें भी होगा, लेकिन ट्रांस का सिस से कम होगा और जीरो से ज़्यादा होगा। ये समझ पाओगे या ऐसे लिख दें? अच्छा ये सिंबल नहीं समझ पा रहे होगे, ये म्यू है, डाइपोल मोमेंट का सिंबल है। ये समझ आया? अगर दोनों ग्रुप सेम है, विड्रॉइंग है, तो ट्रांस का जीरो होगा, सिस में पॉजिटिव होगा। लेकिन दोनों विड्रॉइंग है और डिफरेंट है तो ट्रांस का अब जीरो नहीं होगा, लेकिन हाँ सिस से कम होगा। लिख लीजिए फर्स्ट केस, इफ बोथ द ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इफ बोथ द ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, if both the groups are electron withdrawing and same, then trans has zero dipole moment, trans has zero dipole moment, cis has positive value, cis has positive value। अगली लाइन में लिख लीजिए, अगली लाइन से, इफ बोथ द ग्रुप्स आर विड्रॉइंग बट डिफरेंट, बोथ द ग्रुप्स आर विड्रॉइंग बट डिफरेंट, then trans has positive value, both the groups are withdrawing, electron withdrawing, E लिख दीजिए बस, electron withdrawing, या माइनस आई इफेक्ट लिख सकते हैं। both the groups are electron withdrawing and different, then trans has positive value but less than cis, लेस दैन सिस। ठीक, अब ये ज़रा नोट कर लो जल्दी से, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2। बस डिस्टर्ब ना करो, ये बड़े मिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिक्सअप सवाल। अब देखो डाइपोल मोमेंट, बच्चा मैं अब तुमको एक हिंट दे दूं, डाइपोल मोमेंट तुम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे, अब वो केमिकल बॉन्डिंग का एक एग्जाम्पल नहीं देंगे इनऑर्गेनिक का, वो ऑर्गेनिक एग्जाम्पल देंगे। हम गिने चुने एग्जाम्पल बताएंगे तुमको, वो वही आते हैं डाइपोल मूवमेंट में। डाइपोल मूवमेंट में कभी भी इनऑर्गेनिक क्वेश्चन बहुत कम पूछेंगे, वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक के क्वेश्चन रख देंगे। ये है, तो इसलिए क्वेश्चन का तरीका कैसा रखा जाता है वो भी तुमको ध्यान देना है। लिख लिया बेटा? यही अगर दोनों हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रख दें और सेम रख दें तो फिर यही बात होगी, डिफरेंट रख देंगे तो भी यही बात होगी। तो जल्दी हम चाहते हैं लेक्चर ख़त्म हो गया, अब जल्दी से पूरा कर लो इसको, डाइपोल मोमेंट ही रह गया था। तो जिससे कल हम ऑप्टिकल आइसो, और सब लोग कल हाजिर रहिएगा, नहीं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अगर विदा हुआ तो वो पूरे साल भर फिर नहीं समझ में आएगा, वो फिर हमको पढ़ाने पड़ेगा फिर रिपीट करके। तो हम चाहते हैं सब लोग एक बार में पढ़ लोगे
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में टाइम लगेगा, 2-3 लेक्चर लगेंगे। हाँ फिर ख़त्म हो जाएगी, फिर कन्फर्मेशन पढ़ाएंगे वो जनरल ऑर्गेनिक में। लिख लीजिए बेटा दूसरा केस। इफ बोथ द ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, both the groups are electron releasing, both the groups are electron releasing and same, then trans has zero dipole moment. Cis has positive value. अगली लाइन से लिखिए, बोथ दी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स आर डिफरेंट, बोथ दी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, both the electron releasing groups are different, then trans has positive value, trans has positive value but less than cis. ये देखें, अब देखो यहाँ मिथाइल मिथाइल सेम है तो एक ही तरफ है फोर्स, भाई मिथाइल रिलीजिंग होता है बच्चों, मिथाइल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, सारे एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखना है, प्लस आई इफेक्ट, यहाँ रिलीजिंग तो है लेकिन डिफरेंट है। अभी पटेल इसी डाइपोल मोमेंट बेसिस पर बॉइलिंग पॉइंट में अंतर क्या आएगा, सुनील और वही एम्स में हर साल एसर्सन रीजन में पूछते थे, और लड़के तो एक पहाड़ा पढ़ा है कि हमेशा सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, लेकिन हमने आयन डाइपोल मोमेंट भी लिखा है, समझे। और फिर वहीं जब तक एम्स का पेपर आया 3-4 बार लगातार वही सवाल, अभी हम वो कराने जा रहे हैं, जल्दी नोट कर लो इसको। तो एक पॉइंट एक केस और बचा है तो वो बता दें। और फिर केमिकल बॉन्डिंग में डाइपोल, अब जानते हो इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। सुनील देखो इधर, ये पैरा है, ये कट जाएंगे 0 हो जाएगा। लेकिन जो तुम्हारे यहाँ नीट में पूछा जाता है, हाँ OH का 0 नहीं होता है, क्योंकि यहाँ 2 लोन पेयर हैं, तो एक लोन पेयर तो इसके प्लेन में आता है, दूसरा लोन पेयर इधर चला गया, तो भाई अब वो रिजल्टेंट आ जाएगा, फिर कैसे कैंसिल होगा, समझे। तो बहुत नाप तौल के सवाल आते हैं। हाँ इसका, हाँ यहाँ भी है वही चीज़, एक लोन, हाँ नहीं तो ये दोनों लोन पेयर तो बेंजीन के प्लेन में हैं, तो इनका तो कैंसिल होगा, लेकिन ये किसी एंगल पे आएगा, वो भी किसी एंगल पे आएगा, तब वो कैसे कैंसिल हो पाएगा। नहीं अपोजिट नहीं होते, ये दूसरा वो प्लेन में ही नहीं बेंजीन के, तो ओवरऑल 0 हो नहीं पाता। इसको आगे बताएंगे जब रेजोनेंस वगैरह बता लेंगे, लेकिन आपको याद रखना है। अब यही केस अब हर साल पूछ लेते हैं, OH हो, SH हो, OR हो, हाँ जो प्लेन में ना हो। केस नंबर 3 लास्ट, ये स्ट्रक्चर लिख लो बच्चों। और सिस ट्रांस में तुम बताओ
Cl विड्रॉइंग है, मिथाइल रिलीजिंग है, विड्रॉइंग। अब देख लीजिए नालेको, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है, अब इसमें किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है? ट्रांस का। तो ये डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, ये नहीं कि हमेशा ट्रांस का कम होगा। और सुन लीजिए, इसीलिए यहाँ बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस का ज़्यादा होता है। कितने बार असर्शन रीजन में रख दिया उन्होंने कि ट्रांस क्लोरोप्रोपीन है हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन सिस क्लोरोप्रोपीन। अब लड़के तो इसको गलत मान लेते हैं, गलत नहीं है ये, क्योंकि ट्रांस का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। हाँ हाँ बिल्कुल लिख लो, इसमें यही लिख देना नोट करके कि इन दिस केस ट्रांस हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों कल से बहुत इंपॉर्टेंट आपका स्टार्ट होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक। और डिस्कशन तो ये तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। जहाँ कहीं कोई क्वेश्चन कोई अनक्लियर हो फिर पूछ लीजिएगा। ओके बच्चों।